हेलो एवरीवन। देखते हैं आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट न्यूज़ आई है आपके सेम सेक्स मैरिज पे। सेम सेक्स मैरिज की बात करें, इंडिया में क्या इसका लीगल स्टेटस है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। सेम सेक्स मैरिज के बारे में हमने पहले भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी अपडेट क्या आया है। वेरियस हाई कोर्ट्स में जो है वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो है वो पिटिशंस आ रही थी कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी अलग अलग जो पीआईएल आ रही थी डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, उनको अपने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें इस हायरार्की में सबसे ऊपर आपके सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट, फिर सब मजिस्ट्रेट कोर्ट ऐसे आते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सकता है, हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सकता है। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यही रीजन है कि हाई कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो भी पीआईएल आ रही थी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए, उसको अपने यहाँ ट्रांसफर करा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा जाए या अभी ये इलीगल ही ठीक है। सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो इंडिया में तो आप सबको पता है कि ये इलीगल है। सेम सेक्स मैरिज मतलब आपके इसको गे मैरिज भी बोलते हैं। जब एक ही सेम सेक्स के ही लोग जब आपस में मैरिज वाली कंडीशंस पे आ जाते हैं तो उसी को बोला जाता है सेम सेक्स मैरिज। इसकी जो शुरुआत थी वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज से हुई थी, नीदरलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, फर्स्ट नीदरलैंड फिर न्यूजीलैंड, ऐसे बढ़ते बढ़ते करते अभी लेटेस्ट में मैक्सिको ने इसको लीगलाइज करा है। और ऐसे यदि टोटल लिस्ट आउट करें ग्लोबल लेवल पे तो टोटल आपको 33 कंट्रीज ऐसे मिल जाएंगे। नीदरलैंड से स्टार्ट हुई ये जनवरी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की, न्यूजीलैंड, फिर ऐसे 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 आगे लेटेस्ट में अभी लास्ट ईयर ही मैक्सिको में। इस साल अभी एंडोरा एक जगह है, एंडोरा ने भी बोला है कि हम जो है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करेंगे फरवरी से। तो फरवरी में ये जो डाटा है 33, ये इसमें एंडोरा भी जुड़ जाएगा और 34 कंट्रीज जैसे हो जाएंगे जो जहां सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज है। यदि आपका पेपर फरवरी के पहले है तो 33 लगा के आना यदि पूछे तो, और फरवरी के बाद है या फरवरी में है तो आप 34 लगा के आना। 34 जगह जो है वो सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज है। ये सेम सेक्स मैरिज का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है भी नहीं और ये इंडिया में इसका स्टेटस इलीगल है। इतनी बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे रिफ्यूजीज हैं जिनको वापस से बांग्लादेश भेजने की बात चल रही है। एक रिफ्यूजीज का रिजल्ट तो हमने असम एनआरसी थोड़े टाइम पहले देखा था। असम में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चल रहा है वो इसी का रिजल्ट था कि इलीगल जो बांग्लादेश के जो माइग्रेंट्स थे वो आए, इलीगल थे, जिसकी वजह से वहाँ की डेमोक्रेसी फेक करी, असम एनआरसी आया। बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, रिफ्यूजीज होते हैं, रिफ्यूजीज इस तरीके से अलग होते हैं। माइग्रेंट इलीगल माइग्रेंट रिफ्यूजीज से किस तरीके से अलग है? रिफ्यूजीज मतलब जो फोर्सफुली आते हैं, किसी दबाव में आते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पर कोई काफी ज्यादा वायलेंस इनके साथ हो रहा है, इस तरीके की कंडीशंस, तो उन्हें बोला जाता है रिफ्यूजीज, जिन्हें कोई कंट्री जो है वो जगह दे दे। जबकि इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो बिना किसी दबाव के या बिना किसी ना तो कोई वायलेंस हो रहा ना कोई इकोनॉमिक प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी लाइफ के लिए आते हैं बिना विदाउट परमिशन, एक अच्छी लाइफ के लिए, तो उन्हें बोला जाता है इलीगल माइग्रेंट। और यदि यही लोग यदि परमिशन के साथ आते हैं, वीज़ा वगैरह लेके आते हैं, फिर यहाँ के सिटीजनशिप के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें, तो इनको यदि परमिशन आते हैं तो लीगल माइग्रेंट। तो लीगल, इलीगल और रिफ्यूजीज में क्या डिफरेंस है? लीगल माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट और रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज इलीगल माइग्रेंट से अलग होते हैं। ये फोर्सफुली किसी दबाव की वजह से, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की वजह से, वहाँ का वहाँ पे वायलेंस कंडीशन क्रिएट होने की वजह से वो ये जो लोग हैं वो यहाँ पर एज ए माइग्रेंट रहते हैं। अब इन रिफ्यूजीज को वापस से भेजने की बात चल रही है। और ये कौन सा रिफ्यूजी कम्युनिटी है? आपकी कुकी कम्युनिटी, कुकी चिन कम्युनिटी। कुकी चिन कम्युनिटी की बात करें तो कुकी चिन कम्युनिटी जो है वो आपके बांग्लादेश और इंडिया दोनों जगह इनका नेटिव है। स्पेशली इंडिया में बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कुकी चिन ट्राइब का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट है ये वाली आपकी ट्राइब। आगे बात करें इस कम्युनिटी के बाद इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की, तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ ही है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है इंडिया की वो बांग्लादेश के साथ ही है, जो कि अप्रोक्स बात करें तो 4096 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। वर्ल्ड में सबसे 5th नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इंडिया बांग्लादेश, 5th लॉन्गेस्ट बाउंड्री इन वर्ल्ड। इंडिया की तो सबसे लॉन्गेस्ट, जबकि वर्ल्ड लेवल पे 5th लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। मोर देन 4000 किलोमीटर की ये बॉर्डर है, लगभग 4100 किलोमीटर के आसपास ये बैठता है।
इसके बात करें हमारे कौन कौन से स्टेट जो हैं वो आपके बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपके वेस्ट बंगाल, असम, इसके अलावा आपके मेघालय, त्रिपुरा, इसके अलावा आपका मिजोरम। इसको पूरा हम मैप में भी देखते हैं। एक मैप बनाकर यदि इसको हम पूरा देखें, अब ये वाला जो रीजन है ये आपका बांग्लादेश है। ये यदि बांग्लादेश है तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद ये बांग्लादेश है और यहाँ से ये भी बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो अब आप देख लीजिए इसमें इस बांग्लादेश की इस बाउंड्री को कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं। ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया ये आपका असम, यहाँ पर भी आपको वापस से असम देखने को मिलता है। इसके अलावा ये ऊपर हो गया आपका मेघालय, यहाँ पर आपकी ये वाला जो रीजन है ये हो गया आपका त्रिपुरा, और लास्ट हमने देखा था मिजोरम। तो ये वाली जो बाउंड्री है ये बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर हो रही है, तो इसको बोलेंगे मिजोरम। तो 5 आपके स्टेट्स हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये हमने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर और कुकी चिन ट्राइब को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के साथ जोड़ के देखा। इंडिया का जो जीडीपी है वो लगभग 7% के आसपास होगा, ये सब बोलना है आपके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है मोस्पी, इसके अंडर एक ऑफिस है। यही ऑफिस जो है वो आपके सीपीआई का डाटा रिलीज करता है। यही ऑफिस जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा रिलीज करता है। अभी जीडीपी पे 7% जीडीपी लगभग रहने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर की 2022-23 की, ऐसा बोलना है। बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि इस पूरे की इंडिया की बाउंड्री में, जो इंडिया की जो बाउंड्री है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक लेवल पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब चाहे वो प्रोडक्शन जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक में आपका नाम क्लियर है, चाहे वो प्रोडक्शन जो है इंडिया के जो नेटिव सिटीजन का मतलब होते हैं ऐसे सिटीजन जिनका जो रेजिडेंस है वो इंडिया में है, इंडिया की टेरिटरी में है, वो लोग इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले जो सिटीजन्स, जो एनआरआई वगैरह हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया डोमेस्टिक में एक आ जाता है आपकी ऐसी फॉरेन कंपनीज या फॉरेन पर्सनैलिटीज या फॉरेन इंडिविजुअल्स या कंपनीज जिनका जो रेजिडेंस है वो आपके इंडिया है। यानी इंडिया में जितने भी रेजिडेंस, ऐसे लोग या ऐसी कंपनी जिनका जो रेजिडेंस है, जिनकी जो लोकेशन है वो इंडिया की टेरिटरी है, चाहे वो सिटीजन हो या नहीं हो, उनका जो नेट गुड्स और आपके गुड्स और सर्विसेज का फाइनल, ध्यान रखिएगा मैंने फाइनल गुड्स बोला है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू होता है उसी को बोला जाता है आपके जीडीपी। अब जीडीपी में आपके कई तरीके के होते हैं, जबकि आप सिटीजन्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो सिटीजन इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर, तो जो निकलता है उसको जीडीपी से अलग आपके जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब जीडीपी में आपके एक्सपोर्ट भी आएगा, इंपोर्ट भी आएगा, ये क्या आएगा, आपके यहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका, ये सब जो है वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इंडिया की जीडीपी जो है इस साल की 7% रहने वाली है। अब 4 टर्म्स इस तरीके से होती है, जीडीपी, जीएनपी। इस जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं तो आता है आपका एनडीपी, और इधर इसमें से डेप्रिसिएशन को निकाल दे जीएनपी में से तो एनएनपी। तो इस तरीके से जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, 4 डाटा आपको, 4 कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जीडीपी है। किसी भी कंट्री को जो मेजरमेंट करा जाता है वो जीडीपी के बेस पे ही करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोल्ड वेव की कंडीशंस लगातार कम नहीं हो रही है। कोल्ड वेव कब बनता है? कोल्ड वेव जो है वो आपका एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, हमने कल ही इसको लिस्ट आउट करा था। अब बात करें कोल्ड वेव की, तो कोल्ड वेव यदि किसी भी प्लेन एरिया में यदि टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, और वहाँ का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में, नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम से कम
4.5 डिग्री सेल्सियस से या उससे ज़्यादा कम है तो ऐसी कंडीशन को कोल्ड वेव कंडीशन बोला जाता है। ये डाटा मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये डाटा जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अपनी डेफिनेशन है कोल्ड वेव को लेकर। इसी तरीके से हॉट वेव को लेकर अपनी डेफिनेशन है आईएमडी की, तो आईएमडी की ये डेफिनेशन है। जबकि प्लेन की जगह हिली एरिया कर दें तो यहाँ पर जो ये टेम्परेचर हो जाएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन एरिया एंड 0 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन। ये है आपका कोल्ड वेव कंडीशन। आईएमडी का क्या स्टेटस है, कैसे आईएमडी इसको मेजर करती है, वो सारी बात हमने करी। सिटी स्पेसिफिक ड्यूज है, आगे बढ़ते हैं। टू बूस्ट मेक इन इंडिया सेंटर फ्लेक्स अनफेयर ट्रेंड्स नो। मेक इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी इंडिया की, मेक इन इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, MII स्कीम। सब लोगों को पता क्या है, सब लोग यदि आप पूछोगे तो मेक इन इंडिया क्या है, इंडिया में ये सब बढ़ाने के लिए किस सेक्टर के लिए है, तो सबकी टाई फीस हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, आप इसे याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, क्योंकि ये जो है मेक इन इंडिया स्कीम जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए है, इतना याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आपके इसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, मेक इन इंडिया स्कीम। ये जो है 2014 में लाई गई थी, जब इंडिया की फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी, सितंबर 2014 में इस स्कीम को लाया गया था, जिसमें आपके 4 पिलर्स पे बेस ये स्कीम थी। 4 पिलर्स के बेस स्कीम थी आपके न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोसेस, न्यू सर्विसेज एंड लास्ट न्यू माइंडसेट। नए माइंडसेट के साथ नए इन्वेस्टमेंट और नए प्रोसेस के बेस एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। मेक इन इंडिया के बाद कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेक इन इंडिया के बाद लगता था, ये लगता था कि मेक इन इंडिया में यदि इन्वेस्टमेंट होगा, मेक इन इंडिया में नए प्रोसेस फॉलो होंगे, नए माइंडसेट आएंगे, नई सर्विसेज जनरेट होगी अलग अलग, तो सबसे ज़्यादा फायदा वो होगा आपके, सबसे बड़ा जो होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेक इन इंडिया में जितना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट ने करा था, जितना टारगेट गवर्नमेंट ने सेट करा था, जितनी इनकी एक्सपेक्टेशन थी, उतना नहीं हो पाया, जिसका सीधा इफेक्ट जो है वो ये पड़ा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम आया। एक्सपेक्ट जितना करा था उससे इन्वेस्टमेंट तो आया, लेकिन जितना एक्सपेक्ट करा था उससे कम हुआ। जितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बात करी गई थी उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुए, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एक बड़ा चैलेंजेस बना हुआ है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि 16 मंथ के सबसे हाईएस्ट पे है अपना अनएम्प्लॉयमेंट दिसंबर में। लास्ट ईयर का जो दिसंबर था, लास्ट जो मंथ था, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट पीक पे चल रहा था पिछले 16 महीने के। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। केरला में और कॉफ़ी फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कॉफ़ी को का प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, आप लोग पढ़ते होंगे जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस आपके, जिसमें नो केमिकल यूज़, किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करा जाता है आपके। इसमें किसी और भी कई सारे तरीके हैं आपके, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं, आपके प्रोडक्ट को नुकसान करते हैं, उनका यूज़ नहीं करा जाता। तो अब इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेस पे कॉफ़ी फार्मर्स जो हैं वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं आपके केरला में। कॉफ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चैलेंजेस ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब आप शुरू में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, सबको एनवायरनमेंट से किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इस प्रोडक्ट को अपनाने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि आपने नेचुरल किसी कल्टीवेट एरिया में जहाँ पर अब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो रही थी और वहाँ आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे, तो शुरुआत के कुछ सालों में आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, टोटल प्रोडक्शन कम होगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इफेक्ट करेगी इसके वजह से, और आपका जो टोटल रिवेन्यू होता था उस कल्टीवेट लैंड से वो कम होगा। यानी आपको टोटल थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो आपको मॉनेटरी लेवल पर उठाना पड़ सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। लेकिन इनिशियल लेवल पे शुरुआत के कुछ सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो इफेक्ट करती है। प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी का सीधा इफेक्ट मतलब है आपका प्रोडक्शन कम होगा, पर एरिया में प्रोडक्टिविटी कम होगी तो टोटल प्रोडक्शन जो है किसी भी XYZ कल्टीवेटेड लैंड में वो कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी उस किसी भी कल्टीवेटेड एरिया की। हालांकि एक फ़ायदा ये है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को
नॉर्मल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में मार्केट में थोड़ा रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, लेकिन इतना भी रेवेन्यू ज़्यादा नहीं मिलता कि इस वैल्यू की भरपाई कर सके। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ एक बड़ा चैलेंज है जिसको टाइम के साथ एड्रेस करना जरूरी है। संडे है, ग्राउंड रिपोर्ट आता है, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी पे आया है, हम और लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जोशीमठ को डेंजर जोन, जोशीमठ के बारे में आप याद रखिएगा कि आप यदि बद्रीनाथ टेम्पल विजिट करा होगा तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है आपके उत्तराखंड में, उस बद्रीनाथ टेम्पल का गेटवे बोला जाता है आपके जोशीमठ को। बद्रीनाथ टेम्पल आप पढ़ते होंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो उसी बद्रीनाथ टेम्पल का गेटवे माना जाता है जोशीमठ को। हाईली नेचुरली सेंसिटिव जोन है, हाईली डेंजर जोन बोल सकते हैं, नेचुरल सेंसिटिव जोन है। रिसेंटली मैं जोशीमठ तब न्यूज में आया था जब यहाँ पर आपके कहीं काफ़ी ज़्यादा एवलांच, लैंडस्लाइड्स ये सब देखने को मिल गए थे, जिसके वजह से जोशीमठ जो है वो यहाँ पर एक डिजास्टर भी हुआ था पिछले कुछ साल में, 1-2 साल में यहाँ पर डिजास्टर की जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो आपसे बद्रीनाथ टेम्पल पूछे या नहीं पूछे, लेकिन ये जरूर क्लियर है यदि उत्तराखंड से कोई क्वेश्चन आती है, लोकेशन आती है, तो उसमें जोशीमठ है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है। यदि उत्तराखंड से एग्जामिनर कोई क्वेश्चन या वहाँ की लोकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन उठाता है तो जोशीमठ कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। यह हाईली नेचुरल सेंसिटिव जोन है। ये जोशीमठ उत्तराखंड में भी आपका जो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, चमोली आप सब लोग जानते हैं काफ़ी डिजास्टरपूर्ण एरिया है, यहाँ पर लगातार एवलांच, लैंडस्लाइड और भी कई तरीके के देखने को मिलते हैं। स्पेशली विंटर सीजन में आपके बर्फ जो है वो एवलांच की फॉर्म में, जबकि समर सीजन में आपके समर टाइम में आपके लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अटॉर्नी जनरल ने कुछ ऐसा बोल दिया। अब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट पे क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है टर्म्स, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल। पहले अटॉर्नी जनरल को तो जान लो अटॉर्नी जनरल होता क्या है। यदि आपका कोई केस हो जाता है, आप कोई किसी भी क्राइम सीन में या किसी भी मैटर में फंस जाते हैं तो आप अपना वकील करते होंगे, उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी अपना एक वकील होता है। उस गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडवोकेट होता है, जो वकील होता है, उसी को बोला जाता है आपका अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का जिक्र करा हुआ है, यानी अटॉर्नी जनरल जो है आपके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई जिसमें एक अटॉर्नी जनरल होता है। इसके अलावा और भी लोग होते हैं, सोलिसिटर जनरल, लेकिन उनका जिक्र आर्टिकल 76 में नहीं है। केवल अटॉर्नी जनरल का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, सोलिसिटर जनरल जो होते हैं उनका जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल को जो पावर्स होती है वो एक मिनिस्टर के बराबर होती है। ये पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट वोटिंग। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो होती है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहाँ पर विदाउट वोटिंग पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ अपना व्यू रख सकता है। अब अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है, क्या आप बन सकते हैं, क्या मैं बन सकता हूँ? तो इसके लिए ज़रूरी है आपके कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कैपेबल कोई भी पर्सन जो है उसे गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन वो उस पर्सन को ही अपॉइंट कर सकता है जो एलिजिबल हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी मतलब 10 से ज़्यादा सालों से आप किसी भी हाई कोर्ट में जो है वो एडवोकेट हो, एडवोकेट इन हाई कोर्ट, 5 से ज़्यादा सालों से किसी हाई कोर्ट में जज हो, एक फेमस जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़रों में। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जितनी एलिजिबिलिटी है वो आपके यहाँ पर फॉलो होती है। तो ये था अटॉर्नी जनरल के ऊपर। जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात करें तो अगेन जुडिशियल अपॉइंटमेंट अभी भी जो है वो कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, फर्स्ट आर्टिकल में ही देखा था, फर्स्ट न्यूज में ही, सेम सेक्स मैरिज के टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एक साथ हो जाता है और उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पर। लगातार कई बार हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जज के इसके बारे में डिस्कस करा है, वही चीज़ यहाँ पर डिपेंड हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यूके शिप ऑन परमानेंट डेवलपमेंट इन इंडो पैसिफिक मैक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया। इंडो पैसिफिक पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उस पर एक क्वेश्चन लगातार आपको न्यूज़पेपर एग्जाम्स वगैरह में देखने को मिलता होगा कि क्वाड है क्या। क्वाड्रिलेटरल ये ग्रुप है, 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है आपके इंडो पैसिफिक एरिया में। अब क्वाड को मैं इंडो पैसिफिक आया है तो मैं क्वाड का जिक्र नहीं करूं तो ये इम्पोर्टेंट वो अच्छे से पढ़ाने वाली बात नहीं होगी। इंडो पैसिफिक का जब भी जिक्र आता है तो इंडिया की तरफ से क्वाड का एक पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इंडो पैसिफिक एरिया में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए 4 बड़ी मेजर पावर्स
इसमें आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। अब इंडिया है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 बड़ी पावर जो है एक साथ आई है और उनका जो ग्रुप है वो क्वाड ग्रुप है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें जिनका काम है इंडो पैसिफिक एरिया में कोऑपरेशन को, पीस को प्रमोट करना। ये तो है इनका डायरेक्ट मोटिव। इनडायरेक्ट मोटिव क्या है? इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना। और उसी में एक कंसर्न जो है यूके के भी है, तो यूके का शिप जो है वो परमानेंट डिप्लॉयमेंट होगा इंडो पैसिफिक में, फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया। और इंडिया के पास जो फर्स्ट पोर्ट कॉल हो जाएगा इंडियन ओशन रीजन में, अब आपको और भी कंट्रीज जो है उनका भी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है पीस वगैरह में। अब आप इसको ये भी बोल सकते हैं, यदि आप कोई मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो यूके जैसे कंट्रीज को भी, फ्रांस वगैरह जैसे कंट्रीज को भी जिनका कंसर्न चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ है, रशिया, इनको भी क्वाड के साथ कोऑपरेट करा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्वाड के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक और आया इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन के बारे में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका रिम ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अब उस रिम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़िएगा। लास्ट वीक ही आपको रिम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर में है, क्योंकि आपके वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ईस्टर्न इंडियन ओशियन दोनों तरफ से जो है इंडिया की बाउंड्री कवर होती है। इसलिए इंडिया को कोई भी कंट्री हो वो इंडिया को बिना सेंटर में लिए आपके इंडो पैसिफिक, स्पेशली जो इंडियन ओशियन है उसमें कोई भी बड़ी एक्टिविटी नहीं कर सकती। यही रीजन है कि यूके के शिप्स वगैरह आते हैं तो इंडिया की ही याद आती है, स्पेशली अंडमान निकोबार वाले रीजन की। फॉर एग्जांपल अब राजनाथ इधर आया है आपका इंडो पैसिफिक रीजन, और इसी इंडो पैसिफिक रीजन की एक लोकेशन आई है आपके इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है क्या? इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट जो है, साउथ ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल है। अभी मैंने बोला साउथ ईस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, साउथ आपके इंदिरा पॉइंट है। यानी अब आप लोगों के दिमाग में क्लिक करा होगा साउथ ईस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पर कहीं होगा कन्याकुमारी में। तो दरअसल ये जो चीज़ है वो आपके कन्याकुमारी में नहीं है। ये जो मिलेगा आपके कन्याकुमारी के नीचे भी कई सारी लोकेशन है, वो है आपकी यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी नीचे जाओगे तो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में भी हमने कल देखा था कि ये 10 डिग्री चैनल, आपके 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो यदि आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यदि इंदिरा पॉइंट साउथ ईस्ट पॉइंट है तो ये अंडमान में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अंडमान के नीचे भी 10 डिग्री चैनल के बाद निकोबार है। और निकोबार में भी हमने देखा था कि लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। तो इंदिरा पॉइंट किसका हिस्सा है? तो इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार का हिस्सा है। अंडमान निकोबार में भी निकोबार का हिस्सा है। थोड़ा और डीप में चले तो निकोबार में भी जो है वो ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। अब इससे ज़्यादा डीप में आप नहीं जा सकते, जितनी डीप में जाना था उसमें हम आपको ले गए, इस पर आपको कोई स्टडी नहीं करनी। इंदिरा पॉइंट एक क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार में है, दूसरा कि अंडमान निकोबार में भी निकोबार में है, और निकोबार में भी ग्रेट निकोबार वाला जो आइसलैंड है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके बाद यदि हमने साउथ ईस्ट पॉइंट देखा तो नॉर्थ सबसे जो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोल जो है वो आपका सबसे नॉर्थ का, जबकि इंदिरा पॉइंट जो है सबसे साउथ का पॉइंट है। नो डाउट इंदिरा कोल तो आपके जम्मू कश्मीर में ही होगा। तो जम्मू कश्मीर में आपका जो काराकोरम रेंज है उसी पे ये इंदिरा कोल पॉइंट सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ते हैं आगे। आरबीआई टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स इन 2 पार्ट्स। आरबीआई जो है जल्द ही वो है ग्रीन बॉन्ड्स लाएगी। बॉन्ड्स हम लोग पढ़ते होंगे, लेकिन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? ऐसे बॉन्ड्स जिनका कलर जो ग्रीन में दिखाया जाएगा। दरअसल ग्रीन बॉन्ड्स आप लोग समझ गए होंगे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बॉन्ड्स हैं। इन बॉन्ड से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, ऐसे बॉन्ड्स जिनको इसलिए जनरेट करा जा सकता है कि जितना भी पैसा उन बॉन्ड से जनरेट होगा उन्हें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, उन्हें क्लाइमेट फ्रेंडली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगाया जाएगा। केवल और केवल इनका पैसा ओनली क्लाइमेट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी में लगा दिया। ऐसे जितने भी बॉन्ड्स होते हैं जिनका पैसा स्पेसिफिक सेक्टर में लगाया जाता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेक्टर में, तो उन्हें हम लोग ग्रीन बॉन्ड बोल सकते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड ने इसको शुरू करा था। अब इंडिया में भी ग्रीन बॉन्ड्स की अब कई लोग हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेक्टर्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि हम ऐसी जगह पैसा लगाएं जिससे नेचर को कोई नुकसान नहीं हो। तो आपके लिए अच्छी चॉइस है कि आप अभी आरबीआई जो है वो 2 पार्ट्स में
ग्रीन बॉन्ड इशू करेगा, वहाँ से इसको लगा सकते हैं। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं, लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म्स के लिए इनको इशू करा जाता है। लॉन्ग टर्म्स मतलब 1 से ज़्यादा साल के लिए, और 1 से कम साल के लिए आपके ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो कि हम लोग पढ़ते हैं, टी बिल्स वगैरह हो गए। जबकि 1 साल 365 से ज़्यादा दिन के लिए यदि कोई ये इशू करा जा रहा है डेटेड सिक्योरिटी, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी है। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी आपकी ग्रीन बॉन्ड है। इसके बाद बात करते हैं तो एक स्कीम जो है वो आपके लिए आरबीआई ने आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, वो थी आपकी BIND स्कीम। BIND स्कीम अब आप लोग समझ गए होंगे, लगातार 2 बार पढ़ लिया, आज तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। BIND स्कीम जो है वो किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस स्कीम है जिसमें लगभग काफ़ी पैसा इसमें फंड होगा, लगभग आपके 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा है इसमें, रुपीस इसमें होगा। और इसका काम कुछ नहीं है, प्रसार भारती के अपग्रेडेशन का काम है। प्रसार भारती का अपग्रेडेशन का काम है इस स्कीम का, जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। किस मिनिस्ट्री की है? पहला क्वेश्चन ये बनता है, किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। कब स्टार्ट करी? 2022 में इसको स्टार्ट कर दी थी लास्ट ईयर। काम क्या है? प्रसार भारती के अपग्रेडेशन का काम है। कितना पैसा है? 2500 करोड़ से ज़्यादा का लगभग पैसा है, राउंड फिगर में बात करें तो ये हमने देखा था। पूरी न्यूज प्रसार भारती मूव्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म, पूरी हेडलाइन में कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन अंदर जाके पढ़ोगे तो इस स्कीम का यहाँ पर जिक्र करा है, BIND स्कीम ऑफ 2539.61 करोड़ रुपीस की। ये BIND मतलब ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। आगे बढ़ते हैं। ILO की रिपोर्ट आई है, रिमोट वर्क हेल्प्ड इन सेविंग जॉब ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे जो रिमोट वर्क थे उनकी वजह से कई सारी जॉब्स जो है वो सेविंग हुई है ILO की बात करें तो ILO जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब कोई रिपोर्ट्स में तो इन्होंने इसका जिक्र करा नहीं है, ऐसा ही कुछ बोला है। यही बात यदि ये जो लोग हैं ILO किसी रिपोर्ट में कहते, यदि यही बात ILO के कोई ऑफिसर जो है या किसी रिपोर्ट में आती तो हम उस रिपोर्ट का भी पढ़ते। ठीक है, ऐसा हुआ। अब इस पे आगे क्या पढ़ोगे? सेविंग जॉब्स कितनी सेव हुई, वो सब डाटा है। यदि ये किसी रिपोर्ट में आता तो हम रिपोर्ट पढ़ते, लेकिन किसी रिपोर्ट का जिक्र अभी नहीं हुआ है। ILO ने कहा है, ILO के बारे में पढ़ लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसको बनाया गया था 1919 में। 1919 में इसको फॉर्म करा गया था। बाद में 1946 में जब UN बना, 1945 में UN बन गया था, उसके 1 साल बाद 1946 में इसको UN से इंटीग्रेट कर दिया गया। ILO जो है वो लेबर सेक्टर में इसका लेबर सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम करता है, जिसमें 3 लेवल पर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ILO में ये एक ऐसी बॉडी है जहां पर 3 लेवल का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला आपके कंट्रीज का, लगभग 185 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। दूसरा आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, जो लोग काम करते हैं। और एक हो गया आपके इंडस्ट्रियल ओनर्स का, जिनको लोग नौकरी पे रखते हैं। तो जिन लोगों को नौकरी पे रखा है, जो वर्कर्स, उनके मालिक, इसके अलावा गवर्नमेंट। तो इसमें ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलेंगे ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ILO की कई सारी रिपोर्ट्स आती है। अब वो टाइम टू टाइम, जैसे जैसे पूरे साल में कई सार आपको 4-5 बार ILO देखने को मिलेगा जब इनकी रिपोर्ट्स आती है। अभी इतना याद रखिए, 1919 में बना था, 46 में UN के साथ इंटीग्रेट हुआ। ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज, वर्कर्स का और इंडस्ट्रियल ओनर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का इसमें रिप्रेजेंटेशन है। ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ILO हमने देखा। एक केस स्टडी आई है, उसके पहले एक आपके पारसनाथ हिल हमने कल ही देखा था। पारसनाथ हिल की बात करें तो यदि ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है तो इसके ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न पार्ट में आपके ये पारसनाथ हिल है। पारसनाथ हिल का सब लोग अभी पता है, काफ़ी हॉट टॉपिक है ये वाला। सम्मेश शिखरजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चला था, और सम्मेश शिखरजी को जब इको टूरिज्म सेंटर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था, उसका डिसीजन गवर्नमेंट ने वापस ले लिया जैन कम्युनिटी के प्रोटेस्ट के बाद। अब यहाँ पर अब एक्चुअल में अब हो क्या रहा है? अब सब ठीक हो गया, इको टूरिज्म ठीक है, नहीं बनाएंगे। उनका जैन कम्युनिटी का ये बोलना था कि यदि आप इसको इको टूरिज्म या टूरिज्म सेक्टर के टर्म में प्रमोट करोगे तो यहाँ पर मास्क वगैरह, यहाँ पर
शराब वगैरह का, इन सब का जो कंजप्शन है वो सब बढ़ेगा। और मांस, शराब वगैरह ये सब जो है वो जैन कम्युनिटी के जितने भी इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट है। यदि मांस, शराब और भी जो ड्रग्स वगैरह इस तरीके के चीज़ें टूरिज्म में काफ़ी नॉर्मल है। और चूंकि ये आपके नेचुरल रीजन है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो काफ़ी लोग होते हैं जो नेचुरल रीजन्स में नेचुरल टूरिज्म सेक्टर को इको टूरिज्म सेक्टर में जाना प्रमोट करते हैं। ऐसे में जैन कम्युनिटी के जितने उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट था, उनका जो रहने सहने का तरीका था वो इफेक्ट कर रहा था, तो इसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट करा, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। और अगेन सम्मेद शिखर जी को, यानी जो पारसनाथ हिल पे है, उनको एज ए टूरिज्म सेक्टर प्रमोट करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन वापस ले लिया। लेकिन अब यही इसी पारसनाथ हिल पर एक क्लेम करता है आपका जैन कम्युनिटी और एक क्लेम करता है आपका संथाल कम्युनिटी। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि पारसनाथ हिल का रिलेशन किस कम्युनिटी से है, जैन, हिंदू, बौद्ध, बच्चे को पता है। लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि कौन सी ट्राइब का रिलेशन आपके इस पारसनाथ हिल से है। 1365 किलोमीटर की इसकी हाइट है, छोटा नागपुर पठार के ईस्टर्न रीजन में है। कल ही डिस्कस कर लिया था, आज क्यों वापस डिस्कस कर रहे हैं? आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब का रिलेशन पारसनाथ हिल से है। ट्रेडिशनली बात करें तो जो संथाल ट्राइब है, संथाल ट्राइब जो है वो अपना क्लेम करती है इस पारसनाथ हिल पे। अब ये बोल रहे हैं कि ये सम्मेद शिखर जी ये जैन कम्युनिटी को भी यहाँ से भगाओ। कौन? संथाल कम्युनिटी। संथाल कम्युनिटी का बोलना यह है कि ट्रेडिशनली हमारा राइट रहा है, इसका इनका कुछ, इस पर्वत को कुछ नाम लोग ही देते थे, ये पंबू कुछ ऐसे नाम था जिसका इनका ट्रेडिशनल नाम था। वो इस पारसनाथ हिल पर संथाल कम्युनिटी भी क्लेम कर रही है, जैन कम्युनिटी भी क्लेम कर रही है। एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है अब पारसनाथ हिल को लेकर। नेचुरल रीजन्स को प्रोटेक्ट करने में एक केस स्टडी आई है, राजस्थान के एक ग्रीन टीचर है, ट्री टीचर जिसको बोल सकते हैं। अभी हाल हमने ग्रीन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, आज इन्वायरमेंट फ्रेंडली न्यूज ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक ट्री टीचर है, आपसे पूछ लेगा कि रिसेंटली में एक ट्री टीचर न्यूज में थे, उनका नाम क्या है, तो नाम याद रखेगा, बक्कर साहब जो है, बेराराम बक्कर जो है, वो एज ए ट्री टीचर इनको आइडेंटिफाई करा गया है आपके राजस्थान में। इन्होंने जो है वो फैमिली फॉरेस्ट्री को प्रमोट करा है। दो बातें याद रखिएगा कि रिसेंटली में राजस्थान में एक ग्रीन टीचर न्यूज में थे, उनका नाम क्या है, या फिर यूँ पूछ लेगा कि ये जो मिस्टर बक्कर न्यूज में थे, वो रिसेंटली में न्यूज में थे, ये पर्सनैलिटी न्यूज में क्यों थी, तो इन्हें ट्री टीचर बोला गया है। और ट्री टीचर इसलिए बोला गया है आपके इस केस स्टडी में क्योंकि इन्होंने जो है वो फैमिली फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। फॉरेस्ट्री सब लोग पढ़ते हैं, फॉरेस्ट्री एक स्कीम भी गवर्नमेंट की है, फैमिली फॉरेस्ट्री को इन्होंने प्रमोट करा है। और उसी के में यहाँ के एक ये बाड़मेर, राजस्थान का बाड़मेर में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, और स्कूल्स वगैरह में भी इन्होंने फैमिली फॉरेस्ट्री कैंपेन्स को प्रमोट करा है। इनके साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, इसके वजह से ही इनको ट्री टीचर की थोड़ा बहुत इनको ट्री टीचर बोला गया है। ये बात हमने ट्री टीचर के बारे में पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खाली होने जा रहा है। पहले इंडिया का तो पढ़ लें। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आपके आरबीआई मेंटेन करती है, लमसम 620 ट्रिलियन डॉलर पर अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व चल रहा है, इसके ऊपर नीचे घूम रहा है। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स एट स्टेक एज फॉरेक्स रिजर्व टच एट 8 ईयर लो। पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 8 साल के सबसे लो पे है, तो उसकी वजह से उन्होंने इंपोर्ट्स को जो है वो कम कर दिया है, उस पर थोड़ी बहुत रोक लगा दी है। तो आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट पता होना चाहिए। यदि किसी भी कंट्री का, चाहे वो कल से इंडिया का ही कम नहीं हो जाए, तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो इसी कंडीशन में हम क्या क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं। यदि आपको फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है तो आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करिए, इंपोर्ट को बाउंडेड करिए, इंपोर्ट को लिमिटेड करिए। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व में यदि चेंजेस आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, शशिकांत दास का एक स्टेटमेंट आया है आपके साउथ एशियन रीजन्स में इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंजेज है, इन्फ्लेशन को टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी में। आपको किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते टाइम, स्पेशली फ्यूल और फूड आइटम्स की वजह से जो
इन्फ्लेशन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कंडीशंस में फ्यूल और फूड आइटम्स में फ्लक्चुएशन पिछले काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है। इसके कई सारे रीजन्स हैं। एक रीज़न आपका रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसकी वजह से कई बार सप्लाई इफेक्ट कर जाती है। कई बार स्वेज कैनाल में जो सप्लाई इफेक्ट कर गई थी, वहाँ एक शिप फंस गया था। तो कई इंटरनेशनल छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन तो स्पेशली एक बड़ा हॉट टॉपिक रहता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इसी तरीके से डिजाइन करती है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% से 6% के बीच में रहे, या यूं बोलें कि एवरेज 4% इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा इन्फ्लेशन को लेकर क्या टारगेट है। इसी तरीके से जो देब्रॉय है, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने एमएसपी का जिक्र करा है, फार्म रिफॉर्म्स की जिक्र कर रहे हैं कि फार्मर्स के जो रिफॉर्म्स है, फार्म रिफॉर्म्स हैं, वो इनकम्प्लीट है। एमएसपी डिस्टोर्स चॉइसेस, अब एमएसपी की वजह से चॉइसेस जो हैं, चॉइसेस स्पेशली किस क्रॉप का कल्टीवेशन करा जाए, ये डिस्टर्ब हुई है। एमएसपी पे कल ही हमने डिस्कस करा था, इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको दिए भी थे प्रैक्टिस के लिए। हमारी वेबसाइट पे हमारी ऐप है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएसीपी की रिकमेंडेशन पर जो है आपके कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर जो है वो इसको रिलीज करती है। 14 खरीफ क्रॉप्स, 6 रबी क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स के लिए आपके लिए एमएसपी निकाला जाता है। तो ये सारी बातें हमने एमएसपी के लिए कल ही डिस्कस करी थी, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। हर रोज की तरह हमने आज भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन हमारी ऐप पर आपको प्रोवाइड करे हैं। इसी पूरे लेक्चर के बेसिस पर इसी के आसपास वो क्वेश्चन घूमेंगे। आपने कितने फोकस होकर लेक्चर देखा है, आपकी किसी भी क्वेश्चन को करने, यदि फोकस होकर देखा है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वहां पर अपनी एक्यूरेसी को टेस्ट करिए। आप वाकई में आप जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी तैयारी रिक्वायरमेंट है, आप उसके आसपास है या नहीं है, कम है तो हम कितनी और मेहनत करने हैं, सेल्फ जजमेंट वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेजोमैक्स की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से आप इसी पूरे इस लेक्चर पे, आज के लेक्चर पे बेस आपको पूरे 10 सवाल आपको वहाँ मिलेंगे करंट अफेयर की बेस, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।